पार्टी समाजवादी पार्टी आज पीडीए का नारा दे रही है, तो वो कहीं गलत नहीं। तो नवीन शर्मा जी ने क्या सोच रखा है, चुनाव लड़ना है या अभी संगठन में काम करना है? परीक्षा लीक के नाम पर छात्र बेबस है, आपका परीक्षाओं में देरी के नाम पर। गंद्राबाद ये विधानसभा सीट कई बार यहाँ से समाजवादी पार्टी से लोग चयनित हुए हैं। जितेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी का जो परिवार है, तो ऐसे में उनको पछाड़ना एक ये बड़ी चुनौती आपके सामने। तमाम नेतागण भी चाहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो जाति आधारित हो। अवध ओझा सर कहाँ फेल हुए? पॉलिटिक्स में वो भी आए, बड़ा कैरियर छोड़ के आए, कारण क्या आपको लगता है कि वो जाति और धर्म को छोड़ के अपने टीचर को वोट देने आएंगे? अपना जो चुनाव होगा वो जाति और धर्म को आड़े ना ला करके चुनाव होगा। बिना जाति और धर्म को सामने रखे बिना चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। दो चीज़ें बताइए अखिलेश यादव में जो उनको चुनने का, उनकी पार्टी को चुनने का कारण रही। पहला कारण तो ये रहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऐसी सियासत की ज़मीन है जहां पर धर्म और जाति की राजनीति बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ऐसी राजनीति में अगर कोई इंटेलेक्चुअल क्लास का व्यक्ति सियासत में आता है तो हैरत भी होती है और ये भी लगता है कि आखिर वो एक जगह पर सेटल होने के बाद अपने कैरियर को रिस्क में क्यों डाल रहे हैं। मेरे साथ नवीन शर्मा जी हैं जो हाल ही में समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं। नवीन शर्मा जी का परिचय ये है कि वो शिक्षा अध्यापन के कार्य से जुड़े हुए हैं। कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी तैयारियां करवाते हैं। उनके मिलियंस फॉलोअर हैं और ऐसे हजारों लाखों युवा हैं जिनको उनके अध्यापन से नौकरियां मिली हैं सरकार में। सर, शुरू करते हैं आपसे। बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि सियासत ही क्यों? अच्छा खासा काम चल रहा था। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, भारत समाचार की पूरी टीम को, कि आप हमारी बात को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आपके जो अभी कुछ सवाल रहे तो मैं शुरू करना चाहूँगा। पहली चीज़ कि राजनीति आज जब धर्म और जाति पर आधारित है और एक इंटेलेक्चुअल कैटेगरी अगर वहाँ पर प्रवेश करती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में पहले भी बहुत इंटेलेक्चुअल कैटेगरी ने इसमें प्रवेश किया है। जिस स्टेट में बैठ कर के हम बात कर रहे हैं, यहाँ के कई सीएम टीचर्स रहे हैं पहले से। आपका मुलायम सिंह यादव जी स्वयं, आपका कल्याण सिंह जी, मायावती जी, ये सब लोग टीचिंग कैरियर से जुड़े रहे। अब दूसरी बात ये आती है कि सियासत ही क्यों, जो आपका मुख्य सवाल है, तो इसका मेरा एक सीधा सा उत्तर है कि सियासत ही वो अंतिम जगह है जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा समाधान लोगों को दे सकते हैं। क्योंकि मैं टीचिंग से जुड़ा रहा, मैंने एक वर्ग को शिक्षा देने का प्रयास किया और हमारा हमेशा मुख्य जो काम करने का बिंदु रहा वो ये रहा कि हम कैसे एक मजदूर और एक गरीब तक शिक्षा को पहुंचा पाएँ। क्योंकि जो हमारे अभी श्रोता इस बात को सुनेंगे वो इस बात से भली भांति परिचित है कि मैं अब तक आपका फ्री पढ़ाता रहा यूट्यूब पर, और हमने अब तक लगभग 8 लाख के करीब हमारे छात्र सरकारी नौकरियां ले चुके हैं, जो ऑन रिकॉर्ड है। इस बात में शायद इससे ज़्यादा ही होंगी। आप उसमें से एक रेशियो देखेंगे तो मेरे हिसाब से 80 to 90% वो बच्चा है जो बहुत गरीब है। अब हम उसकी बात को, उसकी शिक्षा को तो हम दे पा रहे थे, उस तक हम शिक्षा पहुंचा पा रहे थे, लेकिन आज छात्रों के साथ में और युवाओं के साथ में जो समस्याएं हैं उसका जो अंतिम समाधान है वो मैं उनको नहीं दे पा रहा था। जैसे कि छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन छात्र बेबस है। परीक्षा लीक के नाम पर छात्र बेबस है, आपका परीक्षाओं में देरी के नाम पर, और वर्षों तक जब वो इंतज़ार कर रहा है तो हमने कई बार मांगे उठाई हैं। कई बार हमने देश में ट्विटर नंबर 1 पर ट्रेंड कराया है और करोड़ों ट्वीट्स हमने छात्रों से कराए हैं उनकी मांगों को लेकर के, लेकिन सरकार उन ट्वीट्स को, उन डिमांड्स को अनसुनी कर देती है। तो मुझे लगता है कि इस सब के लिए हमें सरकार का हिस्सा होना चाहिए, ताकि एक मंच तैयार हो सके, एक ऐसा व्यक्ति तैयार हो सके जहां वो छात्र वर्ग या जो युवा वर्ग है अपनी बात वहां पहुंचा सके और उसकी बात को उठाया जा सके। आपने कहा कि हमें सरकार का हिस्सा होना चाहिए, उस पर भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ये है कि 2014 से देश में और उसके बाद 2017 से
उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सरकार कैसे चल रही है ये सब जानते हैं। लोगों का रुझान अंतिम दौर में, जो चुनाव का अंतिम दौर होता है, उसमें कैसे बदलता है ये भी सब जानते हैं। ऐसे समय में नवीन शर्मा समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो मैं अपनी इसी सीट से बात करना चाहूँगा। लोगों के टेस्ट के बारे में भी हम ऐसे ही जानेंगे। सिकंदराबाद ये विधानसभा सीट, कई बार यहाँ से समाजवादी पार्टी से लोग चयनित हुए हैं। नरेंद्र भाटी जी रहे आपका, और उससे पहले भी कई लोग यहाँ पर आपका, जब समाजवादी पार्टी का संगठन हुआ करता था तो वहाँ शामिल होकर के पहुँचे। यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है कि जैसे कि आज एक विरोध भी चलता है कि देश में संविधान का पूर्ण पालन किसी एक पार्टी विशेष के द्वारा नहीं कराए जाने का प्रयास है। और वो नहीं कराए जाने का प्रयास हम कैसे देख सकते हैं? जैसे कि मैं बात करता हूँ आर्टिकल 15 की, कि सीधे तौर पर कहा जाता है कि हम धर्म, जाति, रंग, लिंग और आपका जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन आप आज अब देखोगे कि सबसे ज़्यादा भेदभाव इसी के आधार पर है। धर्म के आधार पर लोग आपस में लड़ने को तैयार हैं, जाति के नाम के बहुत देश में झगड़े हैं। तो जब ये माइंडसेट हम लोगों का तैयार कर देंगे तो उसी तरफ वो, जो वोटर कहें या व्यक्ति का माइंडसेट कहें, कि वो उधर ही जाता है। इस सब को दूर करने के लिए जितने भी लोग राजनीति में संलग्न हैं, उनके क्या प्रयास हैं? क्या उन्होंने कभी धरातल पर जाकर के प्रयास किया था कि उनके जो क्षेत्र के निवासी हैं उनमें इस तरह का जो भेदभाव है उसको दूर किया जाए? मैं ये मानता हूँ कि ये गायब है। इसके लिए कोई प्रयास कहीं देखने को नहीं मिलता है। तमाम नेतागण भी चाहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो जाति आधारित हो। वह भी कई बार आपको कई लोग दिखेंगे जो जाति आधारित राजनीति खुद करना चाहते हैं। लेकिन मैं इस माहौल को बदलना चाहता हूँ। सर, मैं माफ़ी के साथ आपको रुकना चाहूँगा। आप माहौल बदलना चाहते हैं। आपने कहा कि नेता चाहते हैं कि पॉलिटिक्स जाति आधारित हो, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष भी यही चाहता है? सब लोग अपना जो सेफ एरिया है वो ढूंढ लिए हैं और उसी हिसाब से पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। नहीं, उस पॉलिटिक्स में सर सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या आप उस पॉलिटिक्स में जो शोषित है उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप किसी वंचित की बात कर रहे हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि हाँ, वो बात होनी चाहिए। जिसके पास संसाधन नहीं है, अगर आप उसे संसाधन पहुँचाने की बात करें तो वो सही है। लेकिन आप मान के चलिए उस वर्ग तक वो संसाधन पहुँचाने की बात नहीं कर रहे हैं, तब उस राजनीति का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो जैसे हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी आज पीडीए का नारा दे रही है, तो वो कहीं गलत नहीं है। अगर आप पिछड़े, दलित या अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, या आप ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनके पास अभी संसाधन नहीं है, अभाव है, तो यही राजनीति का हिस्सा होना चाहिए कि जिसके पास नहीं है उसकी बात हम करें। तो ये एक अच्छा स्लोगन है और एक अच्छी राह भी है, और यही करना भी चाहिए। यही समाजवाद का लक्ष्य भी है कि हमें अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करना है, जिसके पास नहीं है उसके पास तक पहुंचाना है। ये तो सही राजनीति है, इसमें गलत कुछ नहीं है। तो नवीन शर्मा जी ने क्या सोच रखा है? चुनाव लड़ना है या अभी संगठन में काम करना है? नहीं, अभी तो ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। उनका जो भी आदेश होगा उसको हम पूरी तरह से आपका पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो जैसे भी आदेश हो जाएगा। जो पिछले 4 साल से समाजवादी पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए सोचते हैं, वो आपको अपना एक प्रतिद्वंदी मानने लगे हैं कि 2027 के चुनाव में एक ऐसा कैंडिडेट जो 1 साल पहले ज्वाइन किया और वो कहीं आके खड़ा ना हो जाए उनके सामने। नहीं, मैं बताता हूँ। दरअसल में आप हमारी पार्टी और इसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं उन सब के सभी कैंडिडेट्स के बारे में एक रिसर्च कीजिए। आप ये पाओगे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस विधानसभा के गांवों से संबंध रखता हो या इस विधानसभा का व्यक्ति हो। कोई इक्का दुक्का व्यक्ति है। जो इक्का दुक्का व्यक्ति ऐसे हैं जो इस विधानसभा के गांवों से संबंध रखते हैं, उनके लोगों में ना कभी प्रेजेंस रही है, ना उन्होंने कभी सोसाइटी के लिए काम किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि लोगों के बीच में उस व्यक्ति को जाना चाहिए जिसने समाज के लिए अब से पहले कुछ किया हो। आपका दावा सबसे मजबूत है। हाँ, मैं ये मानता हूँ। लेकिन जो जितेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी का जो परिवार है उसके वो रिलेटिव भी हैं, लालू यादव वाला कनेक्शन भी है, कई बार से लगातार जबरन टिकट भी लेते रहे हैं, जीते तो कभी नहीं।
तो ऐसे में उनको पछाड़ना एक ये बड़ी चुनौती आपके सामने। देखिए, जबरन टिकट लेने वाली बात तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मन हो तो जिसके लिए वो उसको चुनाव लड़ाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप जब जितेंद्र यादव जी यहाँ चुनाव लड़े हैं और वो वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, सब लोगों को ऐसा नहीं है कि उनका भी लोग चाहते नहीं उनको, लेकिन यहाँ सीट का जो समीकरण है उसका पक्ष हमको देखना होगा कि वो किस तरह से सीट को हम जीत सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पिछले प्रत्याशियों के साथ में, आप देखिए 2012, 2017, 2022 भी आप देखिए, आप ये देखोगे कि प्रतिद्वंदी अगर थे बाकी पार्टीज़ के, लेकिन समाजवादी पार्टी में क्या उस समय पर, जैसे कि 17 और 22 की हम बात करें, कि क्या पार्टी के पास विकल्प था एक कि हम इनके बजाय इनको टिकट दे दें? तो आप देखोगे उस एक चीज़ का अभाव था हमेशा। अब आपके पास यदि विकल्प नहीं होंगे तो आप भी, जाहिर सी बात है, उन्हीं को। नवीन शर्मा ये मानते हैं कि जो यहाँ पर समीकरण है, जातिगत समीकरण, वो आपके फेवर में है? हाँ बिल्कुल है, बहुत अच्छी तरह से हैं। और इसके लिए तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि जो लोग शायद अभी संख्या से परिचित ना हो, मैं उन्हें परिचित कराना चाहूँगा कि इस सिकंदराबाद सीट पर आपका 1,05,000 मुस्लिम वोट है। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा नंबर आता है दलित वोट का, जो यहाँ पर आपका 80,000 है। तीसरा नंबर यहाँ पर आता है आपका ठाकुर समाज का, लगभग आपका 75,000 वोट है। फिर इसके बाद में आपका ब्राह्मण वोट आता है, यादव वोट आता है, जो लगभग बराबर है, यानी कि वो 42-43,000 वोट है। फिर आपका इसमें जाट समाज का वोट आता है, वो लगभग आपका 35,000 वोट है। फिर यहाँ पर गुजर समाज है जो 30,000 वोट है। और इसके बाद में आपका सैनी एक बड़ा समाज है, यहाँ पर प्रजापति एक बड़ा समाज है आपका। तो इस तरह से बाकी आपका अन्य जातियाँ, वाल्मीकि एक बड़ा समाज है हमारी इस विधानसभा पर। ठाकुर भी जोड़ेंगे? हाँ, मैं बोल चुका, शामिल कर चुका मैं। हाँ, तो मैंने बताया ना, वो तीसरा बड़ा समुदाय है इस विधानसभा पर। लेकिन जैसे कि अगर आपका एक सवाल था कि कोई व्यक्ति 1 साल पहले आए, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं इस विधानसभा में रहा हूँ। यहाँ से जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मेरी स्कूलिंग हुई है। 7 साल मैं यहाँ पढ़ा हूँ और मेरा गाँव यहाँ बीच में एकदम सेंटर पे है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ घर घर पर पिछले 10 वर्ष से सक्रिय हूँ। जहाँ बहुत सारे पॉलिटिशियंस नहीं पहुँच पाए, मैं उन घरों में पहुँच चुका हूँ। चाहे हम डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से पहुँचे, अगर आप औसतन देखोगे तो मेरे लगभग 4,500 छात्र ऐसे हैं इसी विधानसभा के जो सरकारी नौकरी ले चुके हैं। तो उन सब परिवारों में हम पहुँच चुके हैं और हमारे चुनाव को लेकर के सब इतना आश्वस्त हैं यहाँ पर कि अपना जो चुनाव होगा वो जाति और धर्म को आड़े ना ला करके चुनाव होगा। लेकिन साहब, बिना जाति और धर्म को सामने रखे बिना चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, ये कटु सच्चाई है, आपको मानना पड़ेगा। नहीं, ये मैं मानता हूँ। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि आपके जो फॉलोअर हैं, वो बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, सरकारी जॉब पाए हैं, क्या आपको लगता है कि वो जाति और धर्म को छोड़ के अपने टीचर को वोट देने आएंगे? उनके परिवार आपको वोट जी, इसका मैं उत्तर एक देना चाहूँगा। इसके लिए ऐसा होता है, हम एक साधारण परिपाटी पर सबको रख देते हैं और हमको लगता है कि सभी टीचर एक जैसे टीचर हैं और सभी छात्र एक जैसे छात्र हैं। एक तो सभी अध्यापक एक जैसे अध्यापक नहीं होते और सभी छात्र एक जैसे छात्र नहीं होते। इसके लिए तो क्योंकि हो सकता है मैं जो भी स्टेटमेंट दूं तो अपना मेरा खुद का फेवर्ड स्टेटमेंट होगा ये। इसके लिए आपको गाँव में जाके जानना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा और मेरे छात्रों के बीच का इमोशनल बॉन्ड क्या है। मैं इस देश का इकलौता टीचर हूँ जिसने अपने नाम पर कोई पेड कोर्स ना ला करके आज तक पढ़ाया है। देश में दूसरा अध्यापक आपको नहीं मिलेगा। ये मेरा बॉन्ड है उनके बीच में। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मेरे दिमाग में कौंध भी रहा है बहुत देर से। आप जो अपनी चीज़ें गिनवा रहे हैं, आप अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, अवध ओझा सर कहाँ फेल हुए पॉलिटिक्स में? वो भी आए, बड़ा कैरियर छोड़ के आए, कारण क्या? सबसे बड़ा कारण वो यूपीएससी पढ़ाते हैं। यूपीएससी का बच्चा इस देश में पिछली बार जो एप्लीकेंट रहा वो 15 लाख है। 15 लाख बच्चे में से भी आप देखोगे कि 15 लाख हुआ है 8 लाख से 15 लाख। 8 लाख से 15 लाख जो अभ्यर्थी हुआ, इसके होने के कारण है कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ने अपनी यूपीएससी की फ़ीस बहुत कम कर दी। तो उससे क्या होता है, जब कम फीस में आपको लगता है कि यूपीएससी आप कर सकते हैं तो एप्लीकेंट बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो 2,000 4,000 में कोई लोग यूपीएससी कोर्स दे देंगे
तो उससे होगा क्या कि एप्लीकेंट सोचेगा कि मैं भी कल आपका सिविल सर्विसेज कर सकता हूँ। तो 8 लाख बच्चा यदि पूरे देश में है, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए आप, क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया है यूपीएससी का बच्चा। फिर इसके बाद में आप आते हैं कि वो बच्चा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में आप उसको सेपरेट करेंगे। तो ओझा सर पहली बात तो आपका इंग्लिश मीडियम के टीचर थे, और नॉर्थ इंडिया में यूपीएससी की तैयारी इंग्लिश मीडियम से करने वाला बच्चा आपको 20-20 गांवों तक मिलेगा नहीं। और दूसरा फेलियर का रीज़न क्या था कि सर जहां से चुनाव लड़ रहे थे उन लोगों के बीच में सर पहले से नहीं थे, एट रैंडम पहुंचे हो। मतलब सर एकदम से पहुंचे। कोई भी व्यक्ति एकदम से पहुंचेगा, सर की बात नहीं है, कोई और भी व्यक्ति एकदम से पहुंचेगा। अभी बिहार में केसी सिन्हा सर चुनाव लड़े, आईआईटी के इतने बड़े टीचर हैं, एक बड़े ऑथर रहे, लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाए, लोग जान ही नहीं पाए कि ये व्यक्ति हमारा है। और ये टीचर तो अपने लिए एक बोनस पॉइंट है, अगर हम टीचर भी नहीं होते तो यहाँ हम चुनाव निकाल सकते थे, टीचर नहीं भी होते तो टीचर होना अपने लिए एक बोनस की बात है, वो अपने को ताकत देता है। ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव का जो आधार है अपने अध्यापन को बना रहा हूँ या मैं शिक्षक हूँ इसलिए मैं चुनाव लड़। सर टीचर जिसके नाम के साथ जुड़ा होता है ना, लोग उसको बहुत पावर के साथ कनेक्ट नहीं करते। नेता राजनीति ये बिल्कुल अलग विषय है। तो ऐसे में नवीन शर्मा अपने लिए पार्टी में और पार्टी के बाहर जो फील्ड आपको अगले 1 साल में जिताऊ फील्ड तैयार करना है, क्या चुनौतियां पाते हैं? नहीं, जिताऊ फील्ड के लिए मैं ये कहता हूँ कि वो फील्ड हम तैयार कर चुके हैं। फील्ड हम इस तरह से तैयार कर चुके हैं कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बस चुनाव के समय अपना स्वागत कराने पर ध्यान देते हैं। बीएलएज के द्वारा मैनेजमेंट सारा चुनाव का, और हर बूथ पर मेरे हिसाब से हमने 10-10, 15-15 लोगों से काम कराया है। और दूसरी एक बात मैं अपने परिवार के बारे में भी कहना चाहूँगा कि हमारी फैमिली नॉन पॉलिटिकल नहीं रही, मतलब पिताजी हमारे किसान रहे, लेकिन इतना उनका सम्मान है कि यहाँ जितने भी लोग पॉलिटिकल थे वो सब उनसे कनेक्टेड हैं, बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं। तो ग्राउंड तो आज भी तैयार है और लोगों के अंदर एक उत्साह है चुनाव को लेकर के। तो अगले 1 वर्ष में चुनाव के लिए ग्राउंड तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, वो आज भी तैयार है, उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। नवीन जी, सोचा कब कि पॉलिटिक्स में आना है? जब अध्यापन चल रहा था उसी समय, या अभी थोड़े बहुत दिन पहले ही प्लान बना? नहीं, काफ़ी समय से सोचा हुआ था, लेकिन ये होता है कि आपको राजनीति में बहुत संभल के जाना चाहिए, तब जब लोगों के अंदर एक एक्सेप्टेंस हो आपको लेकर के। आप बेवजह प्रवेश कर जाएंगे और स्वीकार्यता नहीं होगी तो उसका मेरे हिसाब से लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो पहले हमने वो काम किया जिसको हम कर रहे थे। जैसे कि आप एक शब्द मैं अपने छात्रों के लिए बोलता हूँ कि उसे फॉलोअर्स ना काउंट किया जाए, वो मेरा परिवार है, मेरे छात्र हैं और बौद्धिक वर्ग है। ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्ज़ाम्स में आप ये देखोगे, आप किसी विभाग में जाइए और कोई ऐसा विभाग आपको नहीं मिलेगा जहाँ हमारा छात्र चयनित ना हो। आप देश में जो बड़े चेहरे हैं टीचर्स के नाम पर, आप जो लोग यूपीएससी पढ़ाते हैं, तो मेरा एक सवाल भी है कि वो लोग बहुत बेहतर काम करते हैं, उनकी अपनी अगर मैं कहूँ सीमितताएँ हैं कि यूपीएससी में पद कम आते हैं, और औसतन मैं ये कह सकता हूँ 1000 से 1500 पद सिविल सर्विसेज के अलावा अन्य जो पद हैं जो ग्रुप एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं, तो वो प्रयास करके 1 वर्ष में मैक्सिमम 1500 लोगों को संभाल सकते हैं, 1500 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। उसमें भी कम से कम 50 ऐसे संस्थान होंगे। अब उन 50 में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो सबके हिस्से में 10-10, 15-15 ये सिलेक्शन आते हैं। मैं अगर बताऊं आपको, और इस बात को मैं अपने ऑडियंस से भी वेरीफाई कराना चाहूँगा कि मेरी बात अगर कहीं भी गलत है तो उसका विरोध करें। हमने औसतन हर साल 1 लाख नौकरियां दी हैं और अब तक हमारे 8 लाख से ज़्यादा छात्र जो सफल हुए हैं, और इसमें से सबसे ज़्यादा बच्चा उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि एसएससी जीडी एक परीक्षा होती थी, हर साल लगभग 1 लाख भर्ती आती हैं, 90% बच्चा ऐसा रहा होगा जो हमसे पढ़ा। यूपी पुलिस पहले 49,568 भर्ती रही, 41,520 भर्ती रही, अभी वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहे 60,244 छात्र। मैं ये कहता हूँ कि इनमें से 90% छात्र ऐसे होंगे जो हमसे पढ़े होंगे। आप ढूंढ नहीं पाओगे, तो मैं 90% की बात कर रहा हूँ। तो हमने उस स्तर तक रोजगार को लोगों तक पहुँचाया जो कि मास स्केल है। और साथ में शिक्षा देने की बात थी, जैसे कि मैं बताऊँ, मैं हिंदी विषय पढ़ाता था, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने जब हिंदी विषय को पढ़ाना छोड़ा तो मेरी अंतिम कक्षा में 2,08,000 छात्र मौजूद थे, जिसका एक एविडेंस यूट्यूब पर भी सब मौजूद है। लेकिन उसके बाद मेरी जगह कोई और व्यक्ति होता तो उसको कैसिफाई करता,
मोनेटाइज करता कि आपका इतना ऑडियंस आपको देख रहा है और एक एक दिन में कई कई मिलियन बच्चों ने मेरी क्लास देखी है, तो लोग कैसीफाई या मोनेटाइज करने का सोचते हैं कि यार अब मोनेटाइज कर लेते हैं, अब कोर्स ले आते हैं अपना पेड एक हिंदी का और उसको बेच देते हैं। मैंने हिंदी पढ़ाना छोड़ा। तो वो त्याग ऐसे समझिए कि परिवार की वजह से आया, या मैंने बाकी लोगों के लिए जगह छोड़ी। मुझे लगा ठीक है बाकी लोग अच्छा करेंगे, तो मैंने उसको पढ़ाना छोड़ दिया था। और यही मैं अपनी एक शक्ति समझता हूँ कि मैं ग्राउंड तैयार कर सकता हूँ, मैं लोगों के लिए काम कर सकता हूँ। और जब आप लोगों के लिए काम करेंगे और सच्ची भावना से काम करेंगे तो लोग जुड़ते हैं। सर, अखिलेश यादव इस समय उत्तर प्रदेश में एक तरह से फायर ब्रांड नेता हो गए। हर रोज़ कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है, कुछ अच्छा बोलते हैं। और जो बीजेपी की सरकार है, जो पिछले 9 सालों से एस्टेब्लिश सरकार है, उसको वो हमेशा अपनी चुनौती पर रखे हुए हैं, अपनी कसौटी पर रखे हुए हैं। आपको क्या लगता है, ऐसी 2 चीज़ें बताइए अखिलेश यादव में जो उनको चुनने का, उनकी पार्टी को चुनने का कारण रही? पहला कारण तो ये रहा कि अभी जो हमारा व्यक्ति जिसने हमें ताकत दे करके यहाँ तक पहुँचाया है, उसमें वही वर्ग सबसे ज़्यादा है जिसकी बात हमारी बात आज समाजवादी पार्टी कर रही है। यानी आप भी इस बात को मानते हैं कि ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम्स में पीडीए से पढ़ने वाला बच्चा सबसे ज़्यादा है। तो एक तो ये बात टच हुई कि वही हमारा छात्र, उसी वर्ग के लिए हम संघर्ष कर रहे थे और उसी वर्ग के लिए हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है। दूसरा मैं कहता हूँ कि हमारा जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो उसमें एक आता है आर्टिकल 51H, 8वां मौलिक कर्तव्य है। वो ये कहता है कि आपको जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको बढ़ाना है। वो कहीं गायब हो चुका है, प्रदेश से भी और देश से भी। और मुझे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में ये बात दिखती है कि जब उनकी गवर्नमेंट थी तब उन्होंने साइंटिफिक टेम्परामेंट को इस प्रदेश में बढ़ाया, और कल आने वाले समय में भी वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाएंगे। 2 मूल कारण मैं मानता हूँ। तीसरा, जैसे कि व्यक्तियों से उनका जुड़ाव है। जैसे मैं ये कहूँ कि मेरी पहली मुलाकात थी तो मुझे बहुत ज़्यादा किसी ऐसे जुगत की प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी, अपनी बातें उन्होंने मुझे समझाई भी। किसी तरह का कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसमें कोई स्वार्थ हो, कोई लालच हो। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें समझाई। उनकी चिंताएं थी कि किस तरह से साइंस एंड टेक का ग्राफ नीचे जा रहा है इस देश में, साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे गिराया जा रहा है इस देश का, कैसे इस देश में अंधविश्वास को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, और कैसे हमारे यूथ को मोबिलाइज़ किया जा रहा है किसी दूसरी तरफ। उस एक एजुकेशन की बात ही नहीं हो रही है कि आपका कल फ्यूचर क्या होगा, स्किल्स को डेवलप करने की बात ही नहीं हो रही है कि हमारे यूथ के पास विकल्प क्या होंगे। तो वो सब नदारद है। तो ये मुख्य कारण कुछ रहे कि मैं उधर जा कर के मेरा रुख हुआ, और मुझे अपना मतलब मुझे ये लगा अखिलेश यादव जी से देख के कि इन व्यक्ति की मुझे ज़रूरत थी। सर, 2 और सवाल हैं मेरे आपसे, क्योंकि अब आप पॉलिटिक्स में हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में। एक तो यूजीसी पर मैं आपका स्टैंड जो है वो जानना चाहूँगा, फिर एक और सवाल है वो करूँ। नहीं, यूजीसी का इशू अभी आपका कोर्ट गया है, तो हालांकि मैं इस पर एक वीडियो करने वाला था, तो बहुत लोग इंतज़ार भी कर रहे थे। तो मैंने कहा कि इसमें एक बार हम कोर्ट का डिसीजन आने देते हैं, उसके बाद में हम अपना एक पक्ष रखेंगे, क्योंकि जो मामला अभी कोर्ट में गया है तो अभी उसको वहीं रहने देते हैं। पहले की बात कर लेते हैं, आप क्या मान रहे हैं बीजेपी जिस तरीके से इसको लेके आई, तो वो किसको फ़ायदा देना चाहती है, किसको फ़ायदा नहीं देना चाहती है, या उनके हक छीनना चाहती है? नहीं, फ़ायदा बीजेपी को किसी को नहीं देना था। बीजेपी को ये देखना था कि इस यूथ को आपस में कैसे लड़ाया जाएगा। मुख्य मुद्दा ये था कि यूथ के अंदर भी आप डाइवर्जन कर दो, यूथ ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाए। तो इसमें फ़ायदा नहीं था, नुकसान था कि आप किसी को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो एक गलत राजनीति का हिस्सा है। आपको जोड़ने का काम करना चाहिए, आपको सौहार्द स्थापित करने का काम करना चाहिए कि हमारा जो युवा वर्ग है, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो एक साथ कैसे जुड़ पाएँ। आप किसी भी एक चीज़ पर यदि उनको बांटेंगे, चाहे वो यूजीसी के नाम पर हो या किसी अन्य नाम पर हो, तो मैं इसे एक गलत हिस्सा मानता हूँ राजनीति का।
सर दूसरा मेरा सवाल जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि धर्म और पॉलिटिक्स जो है वो आजकल खूब घालमेल उसका चल रहा है। अभी एक मुद्दा चल रहा है शंकराचार्य जी के ऊपर, कुछ बच्चों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और उसमें शिकायत करने वाले जो एक आशुतोष ब्रह्मचारी हैं वो वादी हैं। ये जो मुद्दा है इससे आप क्या मान के चल रहे हैं कि ये बीजेपी का क्रिएट किया हुआ मुद्दा है या फिर इसके निहितार्थ जो हैं वो 2027 के चुनाव में भी हैं कुछ? देखिए, सभी पार्टीज वर्तमान में ये चाहती हैं कि संतों का सम्मान हो। एलिगेशंस बीजेपी भी सभी चाहते हैं, मतलब सबका, ऐसा कोई पार्टी नहीं कह सकती ना कि नहीं जी हम संतों का अपमान करना चाहते हैं। इस बात सर वहाँ स्नान नहीं करने दिया, ये आरोप लगाए शंकराचार्य जी ने, उनके बटकों को पीटा। उसी बात पे मैं आना चाह रहा हूँ कि सभी पार्टियां ये चाहती हैं। चाहने और करने में बड़ा फर्क है। मैंने बोला कि सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि संतों का सम्मान हो। अब उस संतों के सम्मान में जब हम लोग क्रियाओं को, प्रतिक्रियाओं को देखते हैं कि संतों की स्थिति है क्या, अब फिर वही बात आती है कि एक पार्टी को ठेकेदार बना दिया गया कि धर्म के असली ठेकेदार यही हैं, तो उनका जो भी एक्शन होगा वो सबको उचित लगता है और एक वर्ग उस गलत चीज़ के साथ में खड़ा हो जाता है कि हाँ यार हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। जबकि हमको ये कहता है कि हम सच्चे मानव हैं यदि, तो हमको विरोध करना चाहिए, गलत का विरोध करना चाहिए। आप किन्हीं की चोटी पकड़ेंगे तो इसका विरोध होना चाहिए। अगर आप संतों के सम्मान को चाहते हैं तो उसको धरातल पे भी करके दिखाइए। और रही बात किसी दोषारोपण की, तो मेरे हिसाब से उसके लिए न्यायपालिका है देश में, न्यायपालिका ये बेहतर निर्णय लेगी। उसके लिए आपका वो जांच का विषय है, तो कोई भी जो जांच का विषय है उस पर मेरी कोई टिप्पणी होना, मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई टिप्पणी। सर मैं थोड़ा सा आपके इतिहास के बारे में बात करता हूँ, थोड़ा अपना संघर्ष के जीवन के बारे में कुछ बताइए, जो आपका संघर्ष वाला जीवन। जी, संघर्ष सर, हम 5 भाई बहन हैं। फादर साहब हमारे किसान हैं, आज भी खेती करते हैं। अभी उनको लगभग 4-5 दिन पहले अटैक भी आया था, अभी रेस्ट पे हैं। तो हमारे पास जो खेती थी, ज़मीन थी, हमारे पास ज़मीन, मैं एक्यूरेट बताता हूँ आपको, 42 बीघे ज़मीन थी। 42 बीघे ज़मीन हमारी 3 हिस्से में थी, एक चाचा का हिस्सा, एक हमारा और एक दादी का हिस्सा, जैसा कि परिवारों में होता भी है सामान्यतः। तो 14 बीघे ज़मीन हमारे हिस्से में आई। अब उस 14 बीघे ज़मीन में हम 5 भाई बहनों की परवरिश होनी। इसमें अगर मैं बताऊं तो हमारे 1-2 रिलेटिव्स के बच्चे किसी एक वजह से हमारे यहीं पर रहकर पढ़े हैं, उनकी भी जिम्मेदारी ये हमारे पिताजी ने उठाई है। तो संघर्ष ये रहा है कि मुझे आज भी याद है कि हमारी अगर जब बोर्ड की परीक्षाएं होती थी तो हमने गेहूं अपने हाथ से काटे, अपने खुद के हिस्से के भी, हमारे चाचा जी के हिस्से के जो खेत है वो हम करते थे, क्योंकि चाचा जी हमारी खेती नहीं करते थे, वो बाहर रहते। तो हम 5 भाई बहनों ने, मम्मी पापा ने हमेशा धान होती है हमने अपने हाथ से लगाई है। गांव हमारा गवाह है और ये हमने अपनी पूरी पढ़ाई के दौरान साथ में काम किया है। तो हम लोगों के पास, मैं संघर्ष के नाम पर तो यही कहूँगा कि जैसे हमारा गाँव यहाँ से 7 किलोमीटर है, तो सुबह साइकिल लेके आना, स्कूल से पढ़ के वापस पहुँचना, उसके बाद तुरंत खेत में काम करना, ये करते हुए हम बढ़े। और इस प्रेशर में हमने देखा है जी, घर में जब बड़ी बहन की शादी हुई हमारी, तो वो ऐसे समझिए कि ट्यूशन पढ़ाती थी गांव में, तो जो भी इनकम होती थी वो हमारे लिए मतलब सहायक थी एक। तो जब उनकी शादी हो गई तो उनकी शादी के बाद में हमारे परिवार पर कर्ज हो गया, और मुझे आज भी याद है कि वो 9.5 लाख रुपए का कर्ज था। इसके बाद में आपका फिर हमारे बड़े भैया की एक जॉब लगी, वो दिल्ली, दीदी हमारी गवर्नमेंट टीचर हो गई थी बाद में, पहले शिक्षा मित्र थी, भैया की हमारे की जॉब लगी। तो थोड़े थोड़े हालात घर के बदलने शुरू हुए। लेकिन आप जानते हैं आज के समय में फिर 5 की शादी भी होनी। तो सबसे बड़ी समस्या आम व्यक्ति के पास फाइनेंस की है, उसको हमने खूब झेला है और कर्ज की स्थिति में भी रहे, किसान क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी रहा। लेकिन ये है कि फिर समय थोड़ा ठीक हुआ, अपनी चीज़ें थोड़ी स्टेबल हुई, तो वो चीज़ें फिर दूर भी हुई। ऐसा नहीं है कि उसको कोई हम भावनात्मक तरीके से पेश करके और ये सोचे कि नहीं लोग हमारे पक्ष में से, अभी चीज़ें ठीक हैं। अच्छा, अभी आप कौन से नंबर पे आते हैं 5 भाई बहनों? मैं बीच में, तीसरा नंबर है मेरा। तीसरा नंबर, नीचे से भी ऊपर से भी जी।
चलिए सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके राजनीतिक जीवन की। तो नवीन शर्मा, जिनका मोटो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको राजनीति में काम करना है, और सिकंदराबाद वो इलाका है जो नोएडा से सटा हुआ है और यहाँ के बाद दिल्ली आती है। तो अब जी जो सफ़र है फ़िलहाल तो लखनऊ से सिकंदराबाद तक का है, लेकिन बाद में ये सफ़र मुमकिन है कि दिल्ली की तरफ भी बढ़े। वो सब भविष्य के गर्त में है। 2027 का जो चुनाव है वो सामने खड़ा हुआ है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, सिकंदराबाद, बुलंदशहर।